गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर करके बच्चों का सवाल होता है कि निबंध कितने पेज का होना चाहिए। तो बेटा निबंध पेज गिनने की जरूरत नहीं होती है। पेज गिन के थोड़ी निबंध लिखते। निबंध लिखने का जो मतलब होता है वो ये कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या कारण है, क्या हानियां हैं, इन हानियों को कैसे दूर किया जा सकता है और अंत में निष्कर्ष। तो सारा कुछ मिला करके जब हम लिखते हैं तो जो हम कहना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम 10 पेज निबंध लिख रहे हैं कि 10 नंबर का 10 पेज लिख रहे हैं, लेकिन हमने क्या लिखा, एक ही लाइन को ये बहुत जरूरी है, इसकी बहुत आवश्यकता होती है, बहुत महत्वपूर्ण है, घुमा फिरा करके हम एक ही सेंटेंस को बार बार लिखते रहते हैं। तो इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो निबंध में हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं। फिर हम कहते हैं हमने तो 10 पेज लिखा, हमने तो 8 पेज लिखा। तो बेटा पेज गिनने का कोई महत्व नहीं होता है। तो निबंध लिखने के लिए जो कुछ निर्देश हैं आवश्यक, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। निबंध लिखने के लिए, लिखने हेतु आवश्यक निर्देश। ये हम आपकी जानकारी हेतु बता रहे हैं बेटा कि कैसे हमें निबंध लिखना चाहिए। तो निबंध है क्या? क्रमबद्ध रूप से सरस और सरल शैली में अपने विषय को स्पष्ट रूप से लिखना। ठीक है, किसी विषय को संक्षिप्त किंतु पूर्ण रूप से क्रमबद्धता के साथ सरस शैली में प्रस्तुत करना निबंध कहलाता है। ठीक, विद्वानों ने गद्य को कवियों की कसौटी कहा है। गद्य कवि नाम निक्षम वदंती, अर्थात गद्य लिखना कविता रचने से कहीं ज्यादा कठिन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि गद्य यदि कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी। निबंध लिखना भी सरल नहीं है। तो सफल गद्यकार के लिए भी श्रेष्ठ निबंध लिखना बहुत कठिन कार्य होता है। इसकी कठिनता का कारण क्या है बेटा? तो बात यह है कि निबंध में तथ्य जो होते हैं, विचार और भाव तथा कथन शैली को समन्वित रूप से चरमोत्कर्ष, उसको पूरी तरह जब हम पढ़ते हैं तो चरमोत्कर्ष पूर्ण रूप से वो दिखाई देने लगता है कि हाँ, इसमें हमने पूरी तरह से स्पष्ट रूप से इस विषय को समझा। इसके लिए हम ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से गागर में सागर भरते, उसी प्रकार से निबंध में भूत भविष्य वर्तमान सभी चीजों का समावेश स्पष्ट रूप से होता है। तो बेटा निबंध लिखने में हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो निबंध के विषय से संबंध जितने भी विचार हो, कोई निबंध लिख रहा है तो पहले उससे संबंधित जितनी भी बातें क्या करना चाहिए, हमें अपने मस्तिष्क में बिठा लेनी चाहिए। ठीक है ना, उसे अध्ययन करें। जो भी विचार हमारे मन में उठते उसको हम पूरी तरह से अध्ययन कर लें और उसके फलस्वरूप प्राप्त उसको लिखें। ठीक है ना, कि कोई विचार उठा तो हम पहले उसको पढ़ें, समझें, फिर उसके फलस्वरूप उसका हम निष्कर्ष निकालें। उन सबको संकेत रूप में अब क्या करना चाहिए, निबंध लिखने से पहले हम संकेत के रूप में सबको अंकित कर लेते। क्यों कि अगर हम पहले से हेडिंग नहीं लिखेंगे बेटा, संकेत नहीं लिखेंगे, तो बीच बीच में हम भूल जाएंगे
कि हमने कौन सी चीज छोड़ी है। तो पहले उसको हम रूपरेखा के नाम से लिख लेते हैं, एक एक करके सारी हेडिंग्स को लिख लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में एक जो है हम उसको विस्तार से लिखते हैं। अब एक ही अनुच्छेद, एक ही पैराग्राफ में, पैसेज में या अवतरण कह सकते हो हिंदी में, हम सारी चीजों को एक साथ लिख दें, ये उचित नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले रूपरेखा लिखते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं कि निबंध की जो शीर्षक क्या है, शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण है, शीर्षक से संबंधित निबंध ही हमको लिखना, उससे अधिक इधर उधर की बातें नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। उस शीर्षक को ही केंद्र बना करके अपना विचार व्यक्त करना चाहिए। निबंध के बेटा 3 भाग होते हैं, प्रस्तावना, विस्तार और उपसंहार। उपसंहार सबसे अंत में लिखा जाता है, ठीक है, जिससे हम पूरी तरह निष्कर्ष कर सकते हैं कि हमने गुण और दोष सारी चीजों को विवेचना कर ली और उसके बाद हमने उसमें स्पष्ट रूप से लिखा, ठीक। उपसंहार में क्या करते हैं, समग्र चिंतन का निष्कर्ष संक्षेप में हम प्रस्तुत करते हैं। हमने आपको सरल भाषा में समझाया कि क्या गुण है क्या दोष है, उनको हम स्पष्ट रूप से लिख देते हैं। निबंध में अधिक विस्तार का अवकाश नहीं होता है, अवकाश माने समय, इतना समय नहीं होता है उसमें कि बहुत विस्तार से उस चीज को लिखे, संक्षेप में समझाने की आवश्यकता होती है। इसलिए सारे विचार को, ठीक है, विचार मंथन को संक्षिप्त स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। निबंध की पूर्णता इसी में है कि कोई भी महत्वपूर्ण विचार उसमें समावेशित होने से छूटे नहीं, रह ना जाए। निबंध की भाषा सरल होनी चाहिए, सरस होनी चाहिए और ओजस्वी होनी चाहिए, जिससे सुनने वाले को, पढ़ने वाले को प्रभावित कर सके, ठीक है ना। रोचक होनी चाहिए। निबंध की भाषा में कहावतों, मुहावरों और सूक्तियों का यथास्थान प्रयोग करके और शैली में हास्य व्यंग का पुट डाल करके लेखकों, चिंतकों और संतों की उक्तियों को, मार्मिक उक्तियों को समाविष्ट करने से क्या होता है, निबंध हमारा और अधिक रोचक और प्रभावशाली बन जाता है। शैली भी विषय के अनुसार बेटा बदल जाती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं निबंध। कुछ सामाजिक निबंध होते हैं, कुछ हमारे व्यक्तिगत जीवन में जो समस्याएं आती हैं उससे संबंध, जैसे शिक्षित बेरोजगारी वगैरह है। साहित्यिक निबंध आते हैं, कुछ सूक्ति परक होते हैं, कुछ आत्म कथात्मक होते हैं, कुछ संवाद शैली में होते हैं। ये सारी जो शैलियां हैं वो निबंध के विषय के अनुसार परिवर्तित हो जाती, ठीक है ना। तो ये शैली किस लिए कब प्रयोग होती है, निबंध के अनुसार प्रयोग होती है कि हम किस प्रकार का निबंध लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि साहित्य में क्या होता है, साहित्यिक निबंध में तत्सम शब्दावली से युक्त परिष्कृत भाषा का प्रयोग होना चाहिए, शैली सरस और काव्यात्मक होनी चाहिए। सूक्ति परक में क्या होता है बेटा, उदाहरण लेना, दृष्टांत लेना, मैंने किसी का उदाहरण लेकर के आख्यान को और घटनाओं के उदाहरणों के द्वारा उनको पुष्ट करना चाहिए। आत्मकथात्मक में क्या होता है कि निबंधों में उत्तम पुरुष, मैं और हम का प्रयोग इस आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए कि मानो लेखक स्व अनुभूत, मतलब अपने द्वारा अनुभव की हुई, प्रत्यक्ष अनुभव में आई हुई बातों को रोचक शैली में प्रस्तुत कर रहा है। संवाद शैली में निबंध में क्या होता है, इसमें नाटकीयता का पुट होता है। नाटकीयता माने कि हम आपस में क्या बातचीत कर रहे हैं, ठीक। श्रेष्ठ संवाद की विशेषताएं जो नाटकों में देखी जाती है, जैसे नाटक होता है ना, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, कई पात्र होते, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो ये जो है संवाद शैली कहलाती है। इसमें जो विशेषता होती है, वक्ता जो होता है उसका चरित्र का प्रस्फुटन, शैली की संक्षिप्तता, लाक्षणिकता, प्रयोगात्मकता, प्रभावोत्पादकता, क्या कितना प्रभाव डाल रही है, रोचकता, भाषा की सरलता और गहरी मार्मिकता जो तलवार की धार जैसे पैनेपन की अनुभूति कराती है, अर्थात हमें बहुत तेजी से अपनी ओर आकर्षित करती है। भाषागत जो शैली है, निबंधों में बौद्धिकता एवं वैज्ञानिकता की प्रधानता होती है
उनमें कल्पना के आधार पर कल्पना कम होती है, तथ्यात्मकता को ज्यादा महत्व दिया जाता है, अधिक महत्व दिया जाता है। स्वभावतः ही इनकी शैली में सरसता भी की अपेक्षा तर्कशीलता को ग्रहण कर लेती है और भाषा में आवश्यकता अनुसार भाषा वैज्ञानिक शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं। तो बेटा आज हम एक छोटा सा निबंध पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए और निबंध को हम समझेंगे और लिखेंगे। ज्यादा बड़ा निबंध आज का नहीं देंगे क्योंकि इतनी देर समझाने में मेरा टाइम लग गया है, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बेटा ये निबंध है शिक्षित बेरोजगारी की समस्या। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रस्तावना, फिर बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है, बेरोजगारी एक अभिशाप है। बेरोजगारी का कारण क्या है? कारण के अंदर कई चीजें आ जाएंगी बेटा। देखिए, कारण अपने आप में ये एक हेडिंग है, लेकिन इसके अंदर भी का खा गा घा करके हेडिंग्स आएंगी। तो कौन सी आएंगी? जनसंख्या में वृद्धि, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, कुटीर उद्योगों की उपेक्षा, औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया, कृषि का पिछड़ापन, कुशल एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। उसके बाद हम लिखेंगे बेरोजगारी को दूर करने का उपाय। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। निश्चित सी बात है कि जो कारण है उनको हम दूर कर देंगे तो उपाय हो जाएगा। शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन, कुटीर उद्योगों का विकास, औद्योगिकरण, सहकारी खेती, सहायक उद्योगों का विकास, राष्ट्र का निर्माण संबंधी विविध कार्य, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप योजना और उपसंहार। अंत में हम लिखेंगे, हमने आपको अभी तक केवल मुख्य बिंदु बताए थे रूपरेखा के अंतर्गत, अब हम इनको विस्तार से देखेंगे। तो बेटा सबसे ज्यादा समस्या कब आती है? जब हम शिक्षित होते हैं। एक नवयुवक शिक्षा प्राप्त करके जब किसी कॉलेज से बाहर आता है तो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने क्या होती है? बेरोजगारी, कि उसे कैसे रोजगार और कहाँ प्राप्त होगा। और वो क्या करता है? रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है और कभी कभी इतना निराश हो जाता है कि वो अपनी डिग्रियों को जला देता है और अपने आप को भी समाप्त कर लेता है। ठीक है ना? क्योंकि बहुत ही विवश हो जाता है। वो डिग्रियां लेके दफ्तरों के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, लेकिन उसको रोजगार प्राप्त नहीं होता है। वो पूरे टाइम अखबार में, विज्ञापनों में अपने लिए रोजगार को ढूंढता है, फिर दफ्तरों में जाता है, लेकिन उसको रोजगार प्राप्त नहीं हो पाता है। और रोजगार न होने के कारण व्यक्ति कितना भी शिक्षित हो, कितना भी योग्य हो, उसे निकम्मा, आलसी, बदकिस्मत, तमाम तरह के विशेषणों से संबोधित करते हैं लोग। और क्या होता है? वो निराशा होता रहता है और लोगों के इस ताने को भी सुनता रहता है। बेरोजगारी का अर्थ क्या है बेटा? बेरोजगारी उस स्थिति से है, अभिप्राय है, बेरोजगारी का अभिप्राय उस स्थिति से है जब कोई योग्य काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति प्रचलित मजदूरी की दरों पर कार्य करने को तैयार हो और उसे काम न मिलता हो। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्तियों को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इनको हम बेरोजगार नहीं कह सकते। क्यों? कि ये तो अपंग हैं और वृद्ध हैं, ये कार्य करने के योग्य नहीं है। लेकिन जो युवक पढ़े लिखे हैं और उन्हें कार्य नहीं मिल रहा है, वो योग्य हैं, अपनी योग्यता के अनुसार जो भी उनकी सैलरी निर्धारित है उसके अनुरूप वो काम करना चाहते, लेकिन उनको कार्य नहीं मिलता है। और क्या होता है? वे परजीवी हैं और बेरोजगारों की श्रेणी में। और जो विकलांग है वो परजीवी होते, मतलब दूसरों पे आश्रित है, इसलिए उनको भी हम बेरोजगार नहीं कह सकते। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बुराई है। ठीक है ना? और इसके कारण केवल उत्पादक मानव शक्ति नहीं नष्ट हो रही है बेटा, देश का जो भावी आर्थिक विकास है वो भी अवरुद्ध हो रहा है, वो भी रुक रहा है। जो श्रमिक अपने कार्य से अपने देश का आर्थिक विकास कर सकते हैं, उसमें सक्रिय सहयोग दे सकते हैं, वे कार्य के अभाव में बेरोजगार रह जाते हैं और अपना सहयोग नहीं दे पाते हैं और हमारे देश की आर्थिक स्थिति बाधित हो जाती है। बेरोजगारी एक अभिशाप,
तो बेटा समाज में, देश में बेरोजगारी एक अभिशाप ही होती है। बेरोजगारी के कारण निर्धनता, भूखमरी और बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। बेटा अगर कोई रोगी है तो उसको दवा नहीं मिल पाती है, और अगर कोई शिक्षित व्यक्ति रोजगार नहीं प्राप्त कर पाता है तो वो वास्तव में कष्ट में होता है, उसको मानसिक कष्ट होता है, उसको लोगों की गलत बातें, ताने भी सुनने पड़ते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो बेरोजगार व्यक्ति बहुत ही दुखी रहता है। ठीक है ना। भाई भतीजावाद जो सबसे बड़ी एक मिनट। तो बेटा इसके बाद जो है आपको चोरी, डकैती, हिंसा आदि जो बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि हम जब शिक्षित होकर के, परिश्रम करके, चारों ओर भटकते हुए भी कार्य नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, पेट में भूख लगी है, घर में रोगी व्यक्ति हैं जिनको दवा नहीं मिल पा रही है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति मजबूर हो जाता है कि वो चोरी करे, कुछ भी अपराध करे, लेकिन घर में धन लेकर के आए। और जब हर तरह से वो हारने लगता है तो आत्महत्या जैसे कदम को उठा लेता है। ठीक है ना। तो बेरोजगारी एक ऐसा जहर है, ऐसा विष है जो संपूर्ण देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्थिति जो है, उसका जो जीवन है व्यक्ति का, उसको दूषित कर देता है। उसके कारणों को खोजकर उनका निराकरण कराना आवश्यक है। बेटा ये चीजें हम निबंध में पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में अगर हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज के समय में शिक्षित लोग कितना भटक रहे हैं, अशिक्षित तो, अब ये तो लॉकडाउन का समय है, एक कॉमन बात हम आपको बता रहे, लिखेंगे नहीं, कि रोजगार लोगों का छिन गया है। जिनके पास है वो भी आधे आधे पैसे में काम कर रहे हैं। घरों में खाने के लिए तो है, लेकिन क्या भोजन ही एक आवश्यकता है? लोगों को फीस भी देनी है, लोगों को रोगी का इलाज भी कराना है, कुछ घरों में लोगों की मृत्यु हो गई है। लेकिन ऐसी समस्याओं में भी बेरोजगार व्यक्ति सबसे ज्यादा समस्याग्रस्त है। क्यों? कि शिक्षित है तो ना वो मांग सकता है, ना किसी से अपने कष्ट को कह सकता है, तो वो हमेशा से समस्याग्रस्त ही रह जाता है। जो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, एक तो जनसंख्या वृद्धि है। सबसे बड़ा कारण क्या? जनसंख्या वृद्धि है। बेटा हमारे देश की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है ना। कितनी है पता है ना? 136 अरब के आसपास, करोड़ अरब जितनी भी है संख्या, आप आज के आंकड़े के अनुसार लिख सकते हैं। और उस स्थिति में देश में रोजगार उपलब्ध होना बहुत ही मुश्किल काम है। जब जनसंख्या हम बढ़ाते हैं उस वक्त हम ये नहीं सोचते हैं कि हम इस देश में रहते हैं, हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, क्या इस देश का भविष्य होगा। हम ये सोचते हैं कि हमारी इतनी इनकम है, हम 4 बच्चे खिला सकते हैं, हमने 4 को जन्म दे लिया हमने। लेकिन हम क्या ये सोचते हैं कि क्या भोजन देना ही एक काम है? क्या बच्चों को शिक्षा नहीं देनी है? क्या बच्चों को अच्छे वस्त्र नहीं चाहिए? क्या बच्चों को सुविधाएं नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए, लेकिन हम नहीं सोचते हैं। शायद कुछ लोग अशिक्षित हैं, इस वजह से ऐसा होता है। और अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण हमारे देश में स्थिति गंभीर होती जा रही। केवल रोजगार में ही नहीं बेटा, हॉस्पिटल्स में भी देखिए इलाज नहीं मिलता है। हम डॉक्टर्स को हमेशा दोष दे देते हैं कि डॉक्टर्स नहीं देखते। अरे आप ये सोचो ना कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी लंबी लाइन लगती है, एक डॉक्टर सारे मरीजों को कैसे देख सकता है? अगर वो विधिवत एक एक मरीज को देखेगा तो बेटा एक दिन में 10 से 12 मरीज से ज्यादा नहीं देख सकता है। तो इसलिए ऐसी स्थिति आ रही, क्योंकि जनसंख्या आदि की लंबी सी लाइन लगी हुई है। कौन सा पैसा देना सरकारी अस्पताल में लाइनें खड़े हो जाए। तो इसका नतीजा क्या हो रहा है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। जो 2011 की जनसंख्या थी उससे बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ चुकी है। 1.63% की वृद्धि हो चुकी है। ठीक है ना। अब दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तो बेटा शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक बहुत अधिक है, व्यवहारिक कम है। इसमें हम लोग पुस्तकीय ज्ञान पर ज्यादा ध्यान देते हैं अपेक्षाकृत बच्चों के भविष्य पर। हम सब भी यही करते, किताबें पढ़ाते, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ लें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे लिख लें। लेकिन क्या इतना लिखने पढ़ने से
कोई गारंटी है बच्चों को रोजगार मिल जाएगा? लेकिन नहीं, व्यवहारिक शिक्षा पर कम, पुस्तकीय शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और यहाँ स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद क्या होता है, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं, कहीं क्लर्क का, कहीं आईएएस का, कहीं पीसीएस का, निकला नहीं निकला, बेचारे पेपर देते देते बेरोजगार रह जाते हैं या किसी प्राइवेट जगह पे नौकरी कर लेते हैं। योग्यता से कम पैसे मिलते हैं, लेकिन वो बेचारे उसी में संतोष करते, मजबूरी है क्योंकि रोजगार है ही नहीं। कुटीर उद्योगों की उपेक्षा। देखिए छोटे छोटे जो उद्योग है ना, ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीति जो थी, उसने क्या किया, देश में कुटीर धंधे जो थे उसमें परिवर्तन कर दिया। तो जो कारीगर थे वो सब बेकार हो गए। अब कहाँ है, एक समय था बेटा जरदोजी का काम होता, तमाम ऐसे काम थे जो छोटे छोटे कारीगर करते रहते थे और उससे उनको अच्छी इनकम होती थी। लेकिन आज छोटे कार्य खत्म हो गए, छोटे कारीगर दब गए और बड़े बड़े फैक्ट्रियों ने उनका स्थान ले लिया। तो इससे भी क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई। अब वो लोग कहाँ जाए काम करने के लिए, तो उनको भी कार्य नहीं मिलता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी कुटीर उद्योगों की तरफ पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया। तो विगत पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही प्रशंसनीय कदम उठाए गए, किंतु समुचित रूप से औद्योगिकरण नहीं किया जा सका। अतः बेकार व्यक्तियों के लिए हम रोजगार नहीं जुटा सके। कृषि का पिछड़ापन। हमारे भारत देश की 72% यानी 72% जो जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। और कृषि की स्थिति बहुत ही पिछड़ गई। क्यों कि भाई किसान जो था वो मौसम पे डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया। बारिश हुई, फसल अच्छी हो गई, लेकिन आंधी पानी ओले आ गए, फसल बर्बाद हो गई। उसके पास कुछ नहीं बचा और वो बेचारा पूरे साल इंतजार करता है कि फसल अच्छी होगी, हम बेचेंगे, बच्चों के कपड़े खरीदेंगे, बच्चों के लिए कुछ शादी ब्याह के लिए पैसा जोड़ेंगे, बहुत सारे इंतजाम करने होते हैं, गृहस्थी में मकान बनाएंगे, सब सोच करके बेचारा करता है। लेकिन क्या हुआ, आंधी पानी ओले ने उसकी फसल बर्बाद कर दी। नतीजा क्या हुआ कि वो जहां था वहीं आ गया, उसने कर्ज लिया, कर्ज से दबता चला गया और अंत में क्या किया, उसने हार मान के सुसाइड कर लिया। तो जब उसके बच्चे ये देखते हैं कि हमारे घर में सारा दिन रात मेहनत करने के बाद हमारे पास साल में खाने के लिए नहीं बचता, तो वो क्या करते हैं, खेत का काम छोड़ करके, कृषि का काम छोड़ करके शहरों में नौकरी के लिए भागते हैं कि कुछ तो मिलेगा, कम से कम महीने में पैसे मिलेंगे तो हम भूखे तो नहीं रहेंगे। इसलिए कृषि भी पिछड़ती जा रही है। कुशल प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी। सबसे बड़ी चीज है बेटा कि हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन हम लोग वास्तव में किसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु नहीं, उद्देश्यहीन शिक्षा प्राप्त करते हैं। अगर हम किसी एक विषय को, पर्टिकुलर विषय को पढ़ रहे हैं तो उसे हम गहराई से पढ़ें। जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ते हो, आप फॉर्मूले नहीं याद करते हो, आप केवल क्या करते हो, सीधे सीधे सवाल करते हो, ठीक है ना, और अटक गए तो दोष लगा दिया, सर ने सही से बताया नहीं। जब तक आप फॉर्मूले नहीं याद करेंगे तब तक आप कोई भी सवाल नहीं लगा पाएंगे, ठीक है ना। आपको टेबल नहीं याद है, आपको पहाड़ी नहीं याद है, आप सवाल कहां से करोगे। तो वही चीज है कि हम किताबें तो पढ़ रहे हैं, लेकिन केवल पढ़ रहे हैं, केवल हम अंक ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उससे ज्ञान नहीं ले रहे। तो ज्ञान की कमी जो है हमारे लिए रोजगार की सबसे बड़ी कमी पैदा कर देती है। और जब हम पूर्ण रूप से प्रशिक्षित नहीं होंगे, मान लीजिए कोई भी मशीनरी वर्क है, मशीन का काम है, जब तक हम उसको अच्छी तरह से प्रशिक्षण नहीं प्राप्त करेंगे तब तक कैसे हम उसको काम को कर सकते हैं, हम उस कार्य को करने में सक्षम नहीं होते, ठीक है ना बेटा। तो इसको दूर करने के उपाय क्या, सबसे पहले तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना होगा। जनसंख्या कम होगी तो निश्चित सी बात है कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आपके घर में सुख सुविधाएं भी इकट्ठा हो जाएंगी, शिक्षा भी प्राप्त हो सकेगी। तो परिवार नियोजन के महत्व को भी लोगों को जानना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा प्रणाली व्यवसाय प्रधान बनाकर शारीरिक श्रम को भी उचित महत्व दिया जाना चाहिए। आज क्या है बेटा, हम किसान का उगाया हुआ अन्न खाते हैं। किसान पूरे दिन धूप में मेहनत करता है, वर्षा में भीगता है, जाड़े में टूटता है, तब जाकर के कहीं अनाज उत्पन्न होता है। हम उसे खरीद के तब खाते हैं जब वो बेचता है। लेकिन
उस किसान को भी कभी कभी भरपेट भोजन नहीं मिलता है। तो हमें किसान के परिश्रम को भी महत्व देना चाहिए। इसके लिए सरकार को कुछ अनुदान किसानों के लिए जरूर रखना चाहिए। कुटीर उद्योगों का विकास, छोटे छोटे उद्योगों का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें भी विकसित करें, ताकि कोई भी व्यक्ति छोटा सा उद्योग लगा के अपना रोजगार चला सके, अपना जीवन चला सके। औद्योगिकरण, तो देश में व्यापक स्तर पर औद्योगिकरण किया जाना चाहिए और इसके लिए विशाल उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सहकारी खेती, बेटा कृषि के क्षेत्र में अधिकाधिक व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए सहकारी खेती को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सहायक उद्योगों का विकास, तो सहायक उद्योग क्या होते बेटा? कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन है, मत्स्य पालन, मत्स्य माने मछली, मुर्गी पालन है, ये सब जो है छोटे छोटे रोजगार हैं, सहायक उद्योग हैं, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। राष्ट्र निर्माण संबंधी विविध कार्य, देखिए बेटा राष्ट्र के निर्माण के बहुत सारे कार्य होते हैं, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, ठीक है ना, सड़कों का निर्माण कराना, पुल निर्माण कराना, बांध निर्माण कराना, वृक्षारोपण आदि बहुत सारे कार्य हैं, उसमें लोगों को लगाना चाहिए। जैसे आजकल एक वो क्या मनरेगा, महात्मा गांधी रोजगार योजना चल रही है, उसमें लोगों को कार्य दिया जाता है। लेकिन अब तो सब चीजें सरकारी ठेके पे चलती हैं, ज्यादातर टेंडर उसको मिलेगा जो कमीशन लंबा देगा, कमीशन लंबा देगा तो निश्चित सी बात है मिलावट करेगा, मिलावट करके काम चलाए, क्योंकि उसको भी कमाना, जब सब लोग कमा लेंगे तो सड़कें रोज टूटेंगी। तो हर जगह भ्रष्टाचार जो बीच में घुस जाता है ना, इस वजह से सबसे बड़ी समस्या आती है। तो खैर भ्रष्टाचार तो किनारे की बात है, पहले तो हम इसी को समझेंगे कि राष्ट्र निर्माण के लिए हमें इन चीजों को महत्व देना चाहिए। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया योजना, देशों की या भारत देश की बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनके नेतृत्व में मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया योजनाएं जो है वो प्रारंभ की गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत देश के उद्योग धंधों की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हेतु देश के द्वार खोल दिए गए। मतलब जो लोग बाहर के लोग भी यहाँ अपना निवेश करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और जो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां इस योजना का लाभ उठाकर यहाँ नए उद्योग स्थापित कर रही, यहाँ उद्योग स्थापित करेंगे तो निश्चित सी बात है कि वो अपने लेबर तो लेके आएंगे नहीं, अपने वर्कर्स लेके नहीं आएंगे, तो भारत के लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके अंतर्गत देश के जो बेरोजगार युवा उन्हें 50,000 से 50 लाख तक का ऋण उद्योग धंधों की स्थापना के लिए बैंकों से प्राप्त हो सकता है, इतना वो ले सकते। इस योजना के अंतर्गत स्थापित उद्योगों को अनेक टैक्सों में छूट और दूसरी रियायतें प्रदान की गई हैं, जिससे वो निश्चय ही बेरोजगारी कम हो जाएगी। ठीक है ना। ये लोन जो है आपका मुद्रा लोन, इसकी शुरुआत भी प्रधानमंत्री ने ही की है, नरेंद्र मोदी जी ने। और उपसंहार में हम अंत में क्या लिखेंगे कि स्पष्ट है कि हमारी सरकार बेरोजगारी उन्मूलन के प्रति जागरूक है। इस दिशा में उसने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। परिवार नियोजन, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कच्चा माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की सुविधा, कृषि भूमि की हलबंदी, नए नए उद्योगों की स्थापना, अप्रेंटिसशिप मतलब ITI जिसको आप कहते हो, प्रशिक्षु योजना, प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना और अनेक अच्छे कार्यों को किया जा रहा है, जिससे हमारे देश में बेरोजगारी दूर हो सके। ठीक है, थैंक यू बेटा, आज के वीडियो में इतना ही।